नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सो आज फिर से मैं आया हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर के। ठीक है। ऑल राइट। सो आज क्या वीडियो लेकर आऊँ, मैं ये सोच रहा था कि सब कुछ तो मैंने कवर कर लिया है। ठीक है। कहाँ ज़मीन लेनी है, किस रेट पे लेनी है और कहाँ नहीं लेनी है और किस मौसम में लेनी है, ये सब चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर ली। ठीक है। अब मैं ये सोच रहा था, अब मैं किस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के दूं। तो एक टॉपिक जो मैंने मेरे दिमाग में क्लिक करा है, और एक ऐसा टॉपिक जो अगर जिस टॉपिक के बारे में अगर आप पहले से जान जाएंगे, ठीक है, तो आप बहुत अपने पैसे बचा मतलब अपने काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। ठीक है। और अगर ये जानकारी मुझे पहले से मिली होती तो मैं भी शायद अपने पैसे काफ़ी बचा लेता। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इसका मैंने टाइटल रखूँगा लोन का झोल। ठीक है। तो आप जब भी कहीं प्लॉट लेने जाते हो और अगर आपके पास पैसे की कमी होती है तो प्रॉपर्टी डीलर आपको इजीली बोल देता है, सर लोन हो जाएगा इस पर। ठीक है, मैं करा दूंगा लोन। ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें कि लोन को इस तरह से बोला जाता है जैसे कि बहुत ही चुटकियों का खेल है लोन। ठीक है। और हम भी, क्योंकि हमें ज़मीन किसी भी कीमत में लेनी होती है, तो हम भी बोलते हैं ठीक है, इट्स ओके। और कई टाइम ऐसा होता है कि हमारी तनख्वाह इतनी नहीं भी होती है, फिर भी हम ज़मीन लेने के लिए लोन ले लेते हैं। पर अब हमें ये देखना होगा कि इस लोन लेने के प्रोसेस से पहले हमें क्या चीज़ें देखनी है कि हम इस लोन के चक्कर में फंसे ना। वैसे मैं आपको रिकमेंड यही करता हूँ कि जब आप ज़मीन ले रहे हो तो लोन कम से कम ले या ले ही ना। ठीक है। और अगर लेने मजबूरी है, पैसे कम पड़ रहे हैं, क्योंकि हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो इतनी महंगी ज़मीनें ले सकें। स्पेशली वो ज़मीनें जो कि 20 लाख को भी पार कर जाती हैं या 15 लाख को पार कर जाती हैं। ऐसे में आपको जागरूक रहना पड़ेगा कि लोन लेने से पहले आप काफ़ी चीज़ें, काफ़ी पॉइंट्स जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, उन पॉइंट्स पे आप फोकस करें, ध्यान दें। ओके। सो शुरू करता हूँ मैं इस वीडियो को उन पॉइंट्स से जो मैंने आपके लिए स्पेशली लिखे हैं, और उनको मैं आज डिस्कस करना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आई होप आपको ये पसंद आएगा जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ। शुरू करता हूँ मैं आपको पॉइंट्स बताना। एक सेकंड में ज़रा थोड़ा सा सेट कर लूँ। ओके। तो ये सेट कर लिया मैंने। देखिए पॉइंट नंबर 1 मैं शुरू करूँगा लोन डॉक्यूमेंट्स से। ऑल राइट। सो प्रॉपर्टी डीलर आपको बोलेगा कि हाँ लोन मैं तुरंत दे दूंगा, तो लेकिन आपको पहले इस चीज़ को देखना है कि आप के लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपके पास क्या वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं या नहीं हैं। ओके। सो ये सबसे पहली बेसिक चीज़ है जो कि शायद आपको भी पता होंगी। तो आपको एक पूरी लिस्ट मांगनी है, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर खुद लोन नहीं कराते हैं, वो आपको रेफ़र करेंगे किसी बैंक वाले से, किसी ब्रोकर से। ओके। डायरेक्टली बैंक भी बहुत तभी ज़मीन मतलब बैंक भी तभी लोन देता है अगर हम डायरेक्टली बैंक के पास जाते हैं। अगर आपकी ज़मीन क्लियर हो, बिल्कुल क्लीन हो, एमडीडी अप्रूव्ड हो, R3 में हो, तब तो आपको किसी ब्रोकर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट यदि आपकी ज़मीन में हो झोल, झोल किस तरह का कि आपकी ज़मीन R3 अप्रूव्ड नहीं है, आपकी ज़मीन एमडीडी अप्रूव्ड नहीं है, आपकी ज़मीन नगर निगम अप्रूव्ड नहीं है या उसमें नहीं आती है, तो ऐसे में आपकी ज़मीन आती है एग्रीकल्चर लैंड के अंदर। तो ऐसे में आपको ब्रोकर की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि ब्रोकर आपको हेल्प करता है। जैसे कि सरकारी बैंक तो आपको नहीं देगा, बहुत मुश्किल से लोन देगा, अगर आपको प्रोफाइल अच्छा हो शायद दे दे। बट बाकी जो बैंक्स होते हैं, जो जिन्हें हम कहते हैं हाउसिंग वाले जो बैंक्स होते हैं, उनको बैंक्स भी नहीं कहेंगे हम, उनको NBFC बोलते हैं। ठीक है। तो लाइक HDFC हो गया या आपका
पीएनबी हाउसिंग हो गया या एलआईसी हाउसिंग हो गया, तो वो आपको लोन दे देते हैं। ठीक है। अ, तो आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स देखने होंगे कि क्या आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है। पूरी लिस्ट मांगनी होगी आपको, या आप जिससे ख़रीद रहे हैं, क्योंकि बैंक आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। उसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जो कि मकान मालिक, वो जो आपका ओनर है एग्रीकल्चर लैंड का या कोई सी भी लैंड का, प्लॉट के लैंड का, उसके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो पहले ही आप लिस्ट मांगिए उससे। ठीक है। जो भी आपका ब्रोकर है या बैंक वाला है जो भी है, उनसे पूरी लिस्ट मांगिए, बोलिए कि भाई ये लिस्ट मुझे दे दे, और मैं पहले ये चेक करूँगा कि वो लिस्ट हमारे ओनर के पास है या नहीं है। ऑलराइट, कि R3 का डॉक्यूमेंट है ओनर के पास कि नहीं है, या एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर के लिए कोई डॉक्यूमेंट है या नहीं है, किसी प्रधान से साइन है कि नहीं है, तहसीलदार के साइन है कि नहीं है। अगर नहीं है प्लॉट ओनर के पास, तो फिर इन दैट केस कैसे लोन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो फिर आप, लोन लेने वाला आपसे चार्जेस ले लेगा पहले, बाद में बोलेगा कि ये वाला डॉक्यूमेंट तो है ही नहीं है आपके पास, तो आपके वो पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो सब इससे अच्छा है कि आप पहले उसे डॉक्यूमेंट की लिस्ट मांग लीजिए ब्रोकर से, जो भी बैंक वाला है या जो भी आपको लोन दिला रहा है, और उसके बाद उससे बोलिए कि प्रॉपर, अगर वो सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं ना, तो उसे बोलिए कि भैया मैं इस 4 डॉक्यूमेंट के अलावा 5वां डॉक्यूमेंट आपको नहीं दूंगा बाद में, मुझे जो लिस्ट बना के देनी है वो अभी दीजिए, बस बात ख़त्म। अगर इस लिस्ट के अलावा आपने कुछ भी एक्स्ट्रा मांगा तो फिर मैं नहीं दे पाऊँगा। इस तरह से आप बात कीजिए। अगर वो प्रॉपर आपको लिस्ट पकड़ाता है तो ठीक है, नहीं पकड़ाता है तो फिर नेक्स्ट कोई और प्लॉट देखिए या कोई और बैंक देखिए। ठीक है। सो लोन डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपरली पूछना होगा कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, आपको बैंक से पूछना होगा या उस पर्सन से पूछना होगा। बाद में ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंट मांग रहा है और हमारे पास है ही नहीं। ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि उनसे प्री लोन चार्जेस पूछिए। प्री लोन चार्जेस मतलब लोन लेने से पहले के जो चार्जेस होते हैं। ठीक है। तो अलग अलग बैंक अलग अलग चार्जेस लेते हैं। लाइक एक चार्ज होता है कि वहाँ पर जा कर के देखने वाला जो वकील लेता है चार्ज, इंस्पेक्शन चार्ज बोलते हैं जिसको। ऑलराइट। एक चार्ज और लेते हैं, ये अकाउंट क्रिएट करने का चार्ज लेते हैं। ओके। और उसके बाद एक चार्ज और लेते हैं मेरे ख्याल से, मुझे इसका ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन तो आपको ये पहले प्री लोन चार्जेस उससे पूछने होंगे, क्लियरली पूछने होंगे कि क्या ये प्री लोन चार्जेस होने वाले हैं। और सब बैंकों का अलग अलग प्री लोन चार्जेस होते हैं। कोई आपको, हाँ, प्रोसेसिंग फ़ीस होता है वो जो मैं भूल गया था। तो कोई प्रोसेसिंग फ़ीस कम लेता है तो वकील की फ़ीस ज़्यादा ले लेता है। इंस्पेक्शन की जो होती है, प्लॉट का इंस्पेक्शन जो फ़ीस होती है, कोई इंस्पेक्शन की फ़ीस कम लेता है तो प्रोसेसिंग फ़ीस ज़्यादा कर देता है। तो वो सब, और इन चीज़ों में आप क्या कर सकते हो, इनसे नेगोशिएट भी कर सकते हो। ऑलराइट। क्योंकि अलग अलग बैंक क्योंकि ये चीज़ें जो होती है वो फिक्स नहीं होती है, तो नेगोशिएट करना होता है। देखिए, जितनी लोन की ज़रूरत आपको है ना, उतनी ज़रूरत आपके बैंक को भी होती है कि हमारे से लोग लोन लें, एक सही कैंडिडेट हमें लोन ले, क्योंकि उन्हें लोन से जितना कमाई होती है उतनी शायद बैंक में पैसे रखने से नहीं होती है। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट में प्री लोन चार्जेस आपको पता चल गया, अब आप लोन चार्जेस के बारे में पता करेंगे। ऑलराइट। लोन चार्जेस यानी कि आपका इंटरेस्ट कितना पड़ेगा, पहली चीज़। अगर हमने प्री पेमेंट कर दिया तो उसके चार्जेस कितने होंगे, डॉक्यूमेंट्स जो लेंगे हम आगे चल के उसके चार्जेस कितने होंगे, वकील जो होगा, जो आपका रजिस्ट्री करेगा, उसके कितने चार्जेस होंगे। और सबसे पहली बात है कि वकील क्या आपका होगा या हमारा खुद का होगा, क्योंकि होता क्या है कि जब बैंक का वकील होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस बैंक अपना ही वकील करता है, तो वो मुंह मांगे पैसे लेता है। तो पहले ही बैंक से पूछ लीजिए कि कितने पैसे लेगा वकील, क्योंकि अपना वकील होता है तो उसको 5-6 हज़ार रुपये में आप रजिस्ट्री करा सकते हो। 2-3 हज़ार रुपये वो एक्स्ट्रा उसके लेता है, जो आपका रजिस्ट्री के बाद होता है म्यूटेशन उसके, तो आपका 6-7-8 हज़ार रुपये में काम बन जाता है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक बार लोन में फंस गए तो आपको लोन तो
लोन आपने ले लिया, ज़मीन आपको खरीदनी है, नहीं तो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। जो भी प्रोसेसिंग चार्जेस जो भी 8-10 हज़ार रुपये लेते हैं, अदर चार्जेस जो लेते हैं, तो आपको वकील से भी कराना पड़ता है, वकील भी उन्हीं का यूज़ करना पड़ता है। तो पहले ही क्लॉज में पूछ लीजिए, बोलने से पहले पूछ लीजिए कि भाई वकील आपका होगा या हमारा होगा। और ये लिख के लेना है, ये आपको मुंह से नहीं बोलना है, क्योंकि ये जो ब्रोकर होते हैं वो उस वक्त बोलते हैं हाँ जी आपका हो जाएगा, लेकिन बाद में एट द एंड बोलते हैं नहीं सर ये तो बैंक से होगा, मैंने बैंक में पता किया था। तो दिस शुड नॉट बी डन। आप पहले ही पता कर लीजिए कि भाई वकील हमारा होगा और हमारे टर्म्स में होगा, और अगर आपका होगा तो कितने रुपए का होगा, लिखित रूप में लिख के बिल्कुल। बैंक वाले कामों में आप हवाई मुंह से बोला हुआ चीज़ें बिल्कुल भी स्वीकार मत कीजिएगा। जब बैंक आपको 1 रुपये देने में भी हर चीज़ लिख के देता है, जब बैंक आपको साइन करने से पहले वो पेन को भी बांध के रखता है, तो आप क्यों ना उसको लिख करके चीज़ें बोलो। ऑलराइट, अगली चीज़ जो है टेन्योर के बारे में पता कीजिए, इंटरेस्ट के बारे में पता कीजिए, इंटरेस्ट के साथ आप नेगोशिएशन कीजिए। अब तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, बीच में 6.5% तक हो गया था। हालांकि 6.5% जो होता है वो सबसे बेस्ट जिनका स्कोर होता है उनके लिए होता है, आपके लिए शायद 7% होता। अब वे बढ़कर 7.5 हो गया, तो सर अब आपके लिए 8 या 8.5% के हिसाब से होम लोन मिलेगा, क्योंकि जो ये NBFCs होते हैं वो बैंक से 1% ज़्यादा ही चार्ज लेते हैं। तो बैंक अगर 7.5 में दे रहा है लोन आपको, तो ये आपको 8.5 में देंगे। बैंक अगर 8% में इंटरेस्ट में दे रहा है, तो ये आपसे 9% लेंगे। सो ये इस तरह से होता है, क्योंकि आपको ये लोन दे रहे हैं, वो कहते हैं कि हम लोन दे रहे हैं, यही बड़ी बात है, क्योंकि बैंक तो देता ही नहीं है। अगर ऐसे आप एग्रीकल्चर लैंड लेंगे या कोई सी भी जहाँ पे ऊपर से कोई भी प्रॉब्लम हो आपके प्लॉट में, तो एज इन दैट केस बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आपको उन्हीं से लेना होता है। तो इस चीज़ का फ़ायदा तो उठाएंगे, तो इंटरेस्ट रेट आपसे ज़्यादा लेंगे। ऑलराइट, सो आपको टेन्योर पता करना है, टेन्योर भी देखना है आपको कि कितना टेन्योर का आपको रखना है, आपको कैलकुलेट करके रखना है हर चीज़ कि कितना लोन इंटरेस्ट होगा, कितना टेन्योर होगा। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लोन इंश्योरेंस का। अब ये क्या करते हैं, पहले नहीं बताते हैं कि लोन इंश्योरेंस होता है। लोन इंश्योरेंस मतलब प्लॉट का इंश्योरेंस करते हैं ये, कि अगर बाई चांस आपकी जॉब चले गई, आपको कुछ हो गया, तो प्लॉट की किस्तें 3 महीने की आपकी वो इंश्योरेंस पे करता है। और अगर आपको कुछ हो गया भगवान ना कहे, तो वो पूरा का पूरा आपका लोन उस इंश्योरेंस से जाता है। तो वो इंश्योरेंस के बारे में पता कीजिए कि कितना इंश्योरेंस चार्जेस होगा। ऑलराइट, क्या मैं अपनी तरफ से खुद से इंश्योरेंस करा सकता हूँ, क्योंकि जो बैंक करवाता है उसमें बैंक फिर पैसे खाता है। ऑलराइट, उसमें भी पैसे खाता है। आप अपनी तरफ से भी करा सकते हो, कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि ग्राहक अपनी तरफ से लोन इंश्योरेंस प्लॉट इंश्योरेंस नहीं करा सकता, वो अपनी तरफ से भी करा सकता है। और ये भी कहीं नहीं लिखा है कि ये ज़रूरी है। एक बात और बता दूं, ये कहीं नहीं लिखा है कि ये ज़रूरी है, ये कंपनीज़ के अपनी पॉलिसीज़ में लिखा होता है कि ये ज़रूरी है। पर ये सरकार ने कहीं पे भी इसको नहीं कर रखा है रिकॉग्नाइज, ना ही कोई कोई नियम इस तरह का है। तो ये भी चीज़ पहले से पता कर लीजिए कि भाई इंश्योरेंस होगा ज़मीन में कि नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस ये लगभग आपसे 50,000 रुपये का इंश्योरेंस कर लेते हैं। तो अगर आप 5 लाख का लोन ले रहे हैं, तो 5.5 लाख रुपए का लोन लग जाएगा आपका। 2.5 लाख का ले रहे हैं तो 3 लाख का लोन। समझ रहे हैं बात को? तो आप इस चीज़ को देखिए कि कैसे आप इस चीज़ से बचें। अगर वही लोन आप अगर अपने आप से किसी दूसरी जगह से कराते हैं, पॉलिसी बाजार से कराते हैं, कहीं से भी कराते हैं, तो शायद आपको 10-20 हज़ार रुपये सस्ता पड़ेगा। लेकिन एक बार आप लोन में फंस गए, तो उसके बाद तो आपको उन्हीं से कराना है, वरना वो अमाउंट डिस्बर्स नहीं करते हैं। और अमाउंट डिस्बर्स नहीं करेंगे तो अभी तक जो प्रोसेसिंग फ़ीस, ये फ़ीस, अलाना फ़ीस, फलाना फ़ीस जो जो लिए हैं उन्होंने, वो आपकी फंस गई 20,000 रुपये। ऑलराइट, तो उस 20,000 रुपये के बचाने के लिए आपको फिर वो 50,000 रुपये देने पड़ते हैं। तो ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दीजिए कि भैया लोन इंश्योरेंस प्लॉट इंश्योरेंस करवाओगे तो कितने रुपए का कराओगे। और अगर ज़्यादा का लगता है तो बोल दो कि भाई मैं खुद करा दूंगा, आपकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ओके करते हो तो ठीक है, वरना मैं आपसे लोन नहीं ले रहा हूँ। ऑलराइट, सो ये चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसके अलावा एक्स्ट्रा चार्जेस का, ठीक है। सो एक्स्ट्रा चार्जेस में क्या क्या हैं? एक्स्ट्रा चार्जेस में ये जो फ़ोटो स्टेट कराने का जो चार्ज ले लेते हैं, और अगर आपको म्यूटेशन निकालना है, ऑनलाइन डिजिटल मांगना है, तो उसका चार्जेस मांगते हैं। छोटे मोटे डॉक्यूमेंटेशंस के चार्जेस लेते हैं, तो वो सब पहले पूछ लीजिएगा।
कितना चार्जेस होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। वकील वाला चार्जेस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अपना वकील वाला कंडीशन, अपना इंश्योरेंस वाला कंडीशन, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होना चाहिए। और वही सब लोन लेने से पहले हर एक चीज़ क्लियर कट। ऑलराइट, उसके बाद आती है प्री पेमेंट कंडीशन, कि अगर मैं कितने महीने पहले, कब कितने महीने से मैं प्री पेमेंट कर सकता हूँ। मुझे एक साथ लमसम अमाउंट देना है, थोड़ा बहुत पहले ही चुका देना है। मैंने 5 लाख में से मैं 1 लाख रुपए एक ही साल में चुकाना चाहता हूँ, या कितने जल्दी मैं ये लोन चुकाना शुरू कर सकता हूँ, रीपेमेंट कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें कंडीशन आप पहले ही पता कर लीजिए। कई बैंक्स 6 मंथ में अलाउ करते हैं, कई बैंक्स 3 मंथ में अलाउ करते हैं, कुछ बोलते हैं 1 साल तक आप रीपेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि भैया उन्हें पैसे कमाने, उन्हें इंटरेस्ट लेना है। क्योंकि शुरुआत के 1 साल में जितना वो इंटरेस्ट कमाते हैं, उतना इंटरेस्ट वो बाद के सालों में नहीं कमाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपका लोन पूरा ओल्ड होता रहता है, तब वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट कम होता रहता है, आपका प्रिंसिपल बढ़ता रहता है। तो वो चाहते हैं कि शुरू के पहले में जितनी मोटी मलाई है वो हम खा लें। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि कोई इसी ऐसे बैंक को पकड़िए जो बोले कि भाई तुम 3 महीने, 3rd महीने से ही तुम रीपेमेंट कर सकते हो, या 5th महीने से या 6th महीने से कर सकते हो, ताकि आप जल्दी जल्दी अपना लोन चुकाएं और कम से कम इंटरेस्ट दें। तो ये वाला क्लॉज भी मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, और बता दिया है। ऐसे भी आप पैसे बचा सकते हैं। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है कमीशन चार्ज। ठीक है, अब ब्रोकर जो है वो आपके लिए इधर उधर भागेगा दौड़ेगा, तो वो फ्री में तो भागेगा नहीं भाई, आजकल फ्री में कौन करता है कुछ भी। ठीक है, तो एक बार कमीशन चार्जेस भी पूछ लीजिएगा ब्रोकर से, भाई कितने लोगे भाई तुम बीच का। फिक्स होता है हर किसी का, कोई 6,000 लेता है, कोई 7,000 लेता है, कोई 10 लेता है, कोई 3 लेता है, कोई 5 लेता है, वो डिपेंड करता है उन पे। तो वो भी पता कर लीजिएगा भाई तुम कितने पैसे लोगे। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे चार्जेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक्स्ट्रा चार्जेस में एक चीज़ और होती है, लाइक अगर आपको कोई कागज़ बनवाना हो, बीच बीच में आपका जो ये नोटरी के पास जाते हैं उसके भी चार्जेस होते हैं, 500। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, पूरा प्रोसेस जानिए तभी जाके लोन लीजिए, ऐसे मत हवा में लोन लीजिए, वरना फंस जाएंगे आप फालतू में। आपके प्लॉट लोन ले रहे हो आप 2.5 लाख का, और 50-60 हज़ार रुपये आपका ऐसे ही पानी में चला गया लोन के चक्कर में। इससे अच्छा 2.5 लाख रुपये आप अपने रिश्तेदारों से मांग लीजिए, 50,000 एक से मांग लीजिए, 50,000 दूसरे से मांग लीजिए, 1 लाख किसी और से मांग लीजिए। मैं तो यही कहूँगा कि भाई 5 लाख से नीचे का तो आप कोई होम लोन लीजिए ही मत, या प्लॉट लोन लीजिए मत। अगर 5 लाख से ऊपर ले रहे हो तभी फ़ायदा है, वरना तो बेकार है। ठीक है, सो ये वीडियो आपको जागरूक रखने के लिए है, और बाकी आपकी मर्ज़ी है, देखिए आपका पैसा है, सब कुछ आप ही का है। मेरा काम था आपको बताना, और मैंने बता दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और मैं यहाँ पे वीडियो ख़त्म करता हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और शेयर कीजिएगा अगर आपको मेरी बात में थोड़ा लॉजिक लगा, या कुछ ऐसा लगा कि हाँ भाई सही बहुत बोल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।